नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दिग्विजय सर लाइव पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली अभ्यास सीरीज के बैनर तले क्लासेस लेकर आते हैं और ये है आपकी रीजनिंग की क्लास, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डाइस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचना मैं आपको देता हुआ चलूं। जैसा कि आपको पता है कि डेली आपकी ये 4 क्लासेस रहती हैं। अभी मैराथन की सीरीज चल रही थी, इसकी वजह से पूरे दिन में एक ही क्लास चलती थी, लेकिन वो एक क्लास इन सारी क्लासों से ज्यादा होती थी। आपको भी मालूम है 6-6 घंटे की मैराथन क्लासेस आपकी चली थी। तो आपको याद दिला दें, सबसे पहले आपकी 5 से 6 में जो क्लास होती है वो दिग्विजय सर के द्वारा जीएस की होती है। उसके बाद अगली क्लास आलोक सर की 6 से 7 में है। फिर 7 से 8 जो कि इस समय आप देख रहे हैं मेरी क्लास है, और 8 से 9 में आपके पचौरी सर लेते हैं, यानी कि ये क्लास होती है आपकी मैथमेटिक्स की। सभी क्लासेस बेहतरीन चल रही हैं और बहुत ही जल्द हमारा बैच आने वाला है जिसका नाम है मंजिल बैच, यानी कि एसएससी एमटीएस 2022-23 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं और वो मंजिल बैच यदि लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर दिग्विजय सर जीएस के नाम से जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वहां से आप इस बैच को ले पाएंगे, देख पाएंगे। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब नहीं करना है इसलिए आप लोग एप्लीकेशन के लिंक को देखें और वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने चैप्टर पर आते हैं। जब हम डाइस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि डाइस कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम प्रैक्टिस की बात करेंगे ना। देखिए, भले ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन हमेशा बीच बीच में समझाता हुआ चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं कि आखिर कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजें बेसिक बताता हुआ चल रहा हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइस जो होती है, डाइस यानी कि पासा, ये एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान होते हैं। आपने यदि पासे को देखा है तो बिल्कुल चौकोर होता है, जैसी उसकी लंबाई है वैसी ही उसकी चौड़ाई है और वैसी ही उसकी ऊंचाई भी है। ठीक है, तो मैंने कहा पासा एक ऐसी त्रिआयामी आकृति का उदाहरण है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान होते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है कि पासे में ना 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6, जहां पर प्रत्येक सतह पर बिंदु यानी कि डॉट बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। लेकिन मैं बार बार बिंदु नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वहां पर अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, अच्छा, पासे की एक खासियत और होती है कि आप किसी एक एंगल से खड़े होकर देखते हैं, किसी एक एंगल से खड़े होकर देखने पर मैक्सिमम आपको पासे की 3 ही सतह दिखाई देती हैं, 3 से अधिक सतह दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पासा है, इसमें ऊपर वाली सतह दिख रही है, सामने वाली दिख रही है, राइट साइड वाली दिख रही है, लेकिन इन 3 के अलावा कोई चौथी सतह दिखाई नहीं दे रही है। तो ये पासे की खासियत है कि किसी एक एंगल से खड़े होकर देखा जाए तो मैक्सिमम यू कैन सी 3 लेयर्स ऑफ एनी डाइस। किसी भी पासे की कितनी सतह देख सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 3 सतह देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ये थी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। हमें समझना होगा कि डाइस जो होती है, जो पासा होता है, पासा ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस या फिर यूनिक डाइस। स्टैंडर्ड डाइस या फिर यूनिक डाइस कहते हैं। और दूसरा होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा को इंग्लिश में कहा जाता है जनरल डाइस, इसे कहते हैं जनरल डाइस, या फिर इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनरी डाइस। कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। अब आपने लूडो और सांप सीढ़ी में भी पासे से खेला हुआ है। आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो जो हम लूडो सांप सीढ़ी में पासे का प्रयोग करते हैं, उस पासे में एक बात बड़ी निश्चित है, क्या? कि जिस सतह पर 1 लिखा है उसके विपरीत वाली सतह पर हमेशा 6 होगा, जिस सतह पर 2 लिखा है उसके विपरीत 5 होगा, जहां 3 लिखा है उसके विपरीत हमेशा 4 होगा। ऐसा होता है कि नहीं? आप ध्यान करके देख लीजिए, बिल्कुल होता है। तो आपने जो लूडो सांप सीढ़ी में जो पासा खेला हुआ है, वो जो पासा था वो था स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। ध्यान रखना,
पासे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा तो एक होता है सामान्य पासा। अब आपको यह समझना होगा कि मानक पासे को हम कैसे पहचाने और सामान्य पासे को हम लोग कैसे पहचाने। तो चलिए शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूं। इससे पहले मैं जूम आउट कर दूं जिससे मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए, इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर। हाँ भाई, तो मैंने कहा शॉर्ट में आपको बताता चलता हूं कि मानक पासा वह पासा है जिसकी दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मानक पासा वह पासा है जिसकी दो अपोजिट यानी कि दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक पासा बनाया, एक डाइस बनाई, ठीक है, और इस डाइस में मैंने कुछ नंबर्स भर दिए। लेट्स से मैंने यहां पर लिख दिया 3, यहां पर लिख दिया 5 और यहां पर लिख दिया मैंने लेट्स से 1, ठीक है। अब हमें यह जानना है कि यह मानक पासा है या नहीं है। तो डेफिनेशन कहती है कि दो अपोजिट लेयर, दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो यह मानक पासा कहलाएगा। हमने देखा यहां 5 लिखा है, इसके जस्ट नीचे वाली सतह इसके विपरीत है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। 5 की विपरीत सतह नीचे ही तो है, क्या वो आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। यानी कि 5 की विपरीत सतह हमको दिखाई नहीं दे रही, तो हम कैसे कह दें कि 5 और विपरीत सतह का योग मिलकर 7 हो गया? क्या हम कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। यहां 3 लिखा है, 3 की विपरीत सतह होगी पीछे वाली, क्या वो आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? तो क्या हम कह पाएंगे इन दो सतहों का योग 7 हो रहा है? सर नहीं कह पाएंगे। जबकि डेफिनेशन यही कहती है कि दो अपोजिट लेयर का सम यदि 7 हो जाए तो वह मानक पासा कहलाएगा। पर डेफिनेशन यहां आकर हो जाती है फेल। तब आपको दूसरे शब्दों में मानक पासे की दूसरी डेफिनेशन समझनी होगी। दूसरे शब्दों में मानक पासा वह पासा भी होता है जिसकी दो निकटवर्ती को अंग्रेजी में लिख रहा हूं नियरेस्ट, जिसकी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 नहीं होता है, उसे भी मानक पासा कहते हैं। अब अपनी इसी डाइस को दोबारा से देखते हैं। इसने कहा दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। हमने देखा 3 और 1 4, 7 तो नहीं हुआ। 5 और 1 6, 7 तो नहीं हुआ। 5 और 3 8, 7 तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये मानक पासा है। क्लियर हो गई बात? और जब हमें यह पता चल गया कि यह मानक पासा है, अब हमसे कोई पूछे कि बताएं 5 के विपरीत वाली सतह पर क्या होगा, तो गलती से भी 5 के विपरीत वाली सतह पर क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली आंसर देना है कि 5 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली डेफिनेशन भी तो कुछ कह रही थी, वो ये कह रही थी कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। अच्छा, हमें ये पता चल ही गया कि ये मानक है, तो 5 के विपरीत 100% 2 होगा, तभी तो 5 और 2 मिलकर क्या बनाएगा? 7 बनाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। कोई पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, अगेन कहना 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 मिलकर क्या बना देगा? 7। आपसे कोई पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, तो बोलना 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 मिलकर क्या बना देगा? 7 बना देगा। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि मानक पासा वह पासा है जिसकी दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो मानक पासा वह पासा भी है जिसकी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 नहीं होता है, उसे भी मानक पासा कहते हैं। आई होप यहां तक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सामान्य पासा की। सामान्य पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। देखिए डाइस बना रहा हूं पहले मैं, लेकिन इसमें नंबर नहीं भरूंगा, पहले आपको इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए सामान्य पासा वह पासा है जिसकी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है, उसे सामान्य पासा कहते हैं। कंफ्यूज मत होना। मानक पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता था,
लेकिन सामान्य पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, उसे कौन सा पासा कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। अब मैं इस पासे में कुछ अंक भर देता हूं। जैसे मैंने यहां 6 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया। अब आपसे पूछता हूं कौन सा पासा है ये? तो अब कौन सा इसलिए पूछ पा रहा हूं क्योंकि मानक तो पढ़ा ही दिया, सामान्य की डेफिनेशन बता ही दी। तो ये कौन सा पासा है कि सर ऐसा करो, दो निकटवर्ती सतहों को जोड़कर देखो। 6 और 3 9, 7 तो नहीं हुआ। 6 और 4 10, 7 तो नहीं हुआ। लेकिन 4 और 3 7 हो गया। और जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए तो वह पासा कौन सा पासा कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। दैट मीन्स ये सामान्य पासा है। अब ये सामान्य पासा हमें पता चल गया। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो गलती से भी 3 मत बोल देना, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा है 4 और 3 मिलकर कितना बना देगा? 7। नहीं, वो मानक पासे में होता था, यहां थोड़ी। दूसरी बात, 4 के विपरीत 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो 4 के बगल में लिखा है। जो 4 के बगल में लिखे हुए हैं वो उसके अपोजिट कैसे हो जाएंगे? अपोजिट होते तो दिख रहे होते क्या? नहीं दिखाई दे रहे होते। तो ध्यान देना, 4 के अपोजिट किसी भी कीमत पर 3 नहीं होगा और 6 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर? वो सारे अंक में से कोई एक अंक होगा जो यहां दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि यहां क्या नहीं दिखाई दे रहा कि सर 1 नहीं दिखता, यहां पर 2 नहीं दिखता, यहां पर 5 नहीं दिखता। यानी कि 4 के विपरीत या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 5 होगा। जी हां, सामान्य पासे में किसी भी अंक के अपोजिट जब पूछा जाता है तो हम कंफर्म एक मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि एक ही होगा कि 4 ही होगा। जब हमें डाइस की एक पोजीशन दी गई है तो हाँ, यदि डाइस की एक से अधिक 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन दी हैं तो वहां पर हम इसको निर्धारित कर भी सकते हैं। लेकिन एक पोजीशन दी हो तो सामान्य पासे में किसी भी अंक के विपरीत एग्जैक्टली कौन सा अंक होगा ये हम बता नहीं सकते। आई होप यहां तक आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक आप प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। मानक पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 बोलिए होता है, लेकिन दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, जबकि सामान्य पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, उसे सामान्य पासा कहते हैं। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सकते हैं। यह है आपकी क्लास का आज का पहला प्रश्न, जो कि पासे से है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा आपको यह बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि ये पासा है कौन सा, मानक या सामान्य। उसके हिसाब से ही तो आप अपोजिट बता पाओगे। चलिए पहचानते हैं। सबसे पहले हम निकटवर्ती सतहों को जोड़ें तो 6 और 2 8, 7 तो नहीं हुआ। लेकिन इसे और इसे जोड़ें तो 6 और 1 7 हो गया। और जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है, अभी पढ़ा था, उसे कौन सा पासा कहते हैं? कि सर उसे सामान्य पासा कहते हैं। यह सामान्य पासा हुआ। तो सामान्य पासे में 2 के विपरीत क्या होगा? सर कुछ भी हो, 2 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 के अगल बगल में रखे हुए हैं। तो फिर 2 के विपरीत क्या होगा? सर जो नंबर यहां दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि या तो फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा। आंसर 3 4 5 में से लगेगा। और ऐसा ही विकल्प हमको दे रखा है डी दिल्ली में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। पहचानना सीख गए, सामान्य पासा था ये। चलिए बड़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए पहचान कर बताइए, चाहे आप मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए और बताइए कि ये कौन सा पासा है। जी हां, आपने सही पहचान लिया, ये मानक पासा ही है। कैसे पता चला? कि दो निकटवर्ती सतह हमने जोड़ जोड़ के देख ली। 1 और 3 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6, कहीं से भी किसी का भी योग 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सा पासा? मानक, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा, मानक पासे में आपसे पूछा किसके अपोजिट है? कि सर 1 के अपोजिट। और मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 बनाना होता है, तो 1 के अपोजिट पूछा है, तो 100% क्या होगा? 6 होगा। इसलिए आपका आंसर 6 यानी कि सी चेन्नई बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3
नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 5 के विपरीत पूछा है, बता तब पाएंगे जब आपको यह पता चल जाए कि यह कौन सा पासा है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी निकटवर्ती सतह जोड़ें, 5 और 6 11, 6 और 3 9, 5 और 3 8। कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये मानक पासा है और मानक पासे में 5 के विपरीत आपको 2 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग कितना बनाना होता है? 7। तो 5 के विपरीत 2 होगा और 2 आपको विकल्प सी में दे रखा है, तो सी चेन्नई बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। देखिए इसने ऑप्शन कैसे कैसे लिखे, 1/4, 1/2/4, जिससे कि किसी व्यक्ति को ये ऐसा लगे ना कि ये सामान्य पासा है, तो वो ऐसे आंसर्स लगा दे और खुश हो जाए कि हाँ मेरा सही हो गया। तो ऑप्शंस भी बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है जिसमें एक्चुअली पासा है ही नहीं और पासे का प्रश्न है। पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि मानक पासों को हवा में उछाला गया। अच्छा सॉरी, ने एक गलती की है टाइपिस्ट महोदय ने हमारे। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो है ही है, लेकिन ये 4 ना हमारा नंबर भी है, मतलब 4 मानक पासों को हवा में उछाला गया है। उन्होंने वही 4 लगा दिया है। कितने मानक पासों को? 4 मानक पासों को हवा में उछाला गया है। जब वे जमीन पर गिरे तो उन सभी की ऊपरी सतहों का कुल योग 15 था। तो बताएं उन सभी की निचली सतहों का योग कितना होगा? ये आपसे सवाल पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले आप प्रैक्टिकली समझिए, उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे। प्रैक्टिकली समझना है तो समझिए, मेरे हाथ में 4 पासे थे और मैंने ऐसे करके जमीन पर फेंक दिए। जब मैं इन 4 पासों को जमीन पर फेंकूंगा तो ये पासे जब जमीन पर गिरेंगे, तो जरा मैं आपके लिए सबसे पहले पासे तो बना दूं, तभी तो दिखाई देगा। जमीन पर गिरने के बाद कितने सुंदर दिखाई देंगे। हाँ भाई, तो जब ये जमीन पर गिरे तो इन सभी की ऊपरी सतहों का योग बताया जा रहा है। इन सभी की ऊपरी सतहों का योग 15 था। अब ऊपरी सतह मतलब ऊपर वाली सतह, इनका योग 15 कैसे आ सकता है? कैसे भी आ सकता है कि सर मान लो यहां 1 आ गया हो, मान लो यहां 3 आ गया हो, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। यहां पर मान लो 6 आ गया हो, तो 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। यहां पर 5 आ गया हो तो 10 और 5 15 हो गया। बोलो योग आ गया 15 के नहीं? कि सर हमेशा ऐसे ही आना चाहिए? नहीं, कैसे भी। थिंक ऑफ एनीथिंग, कोई भी नंबर आपके दिमाग में आ जाए वो लिख देना यहां पर, लेकिन शर्त यही है कि ऊपरी सतहों का योग कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन योग 15 आना चाहिए। तो मैंने भी कुछ भी लिख दिया। अब क्योंकि ये चारों के चारों मानक पासे हैं, तो आपसे यदि मैं ये पूछूं कि एक यहां लिखा है तो इसकी विपरीत सतह नीचे वाली है, तो उस पर क्या होगा? आप कहेंगे 6, क्योंकि हमें तो 7 बनाना है ना योग। यहां 3 लिखा है तो यहां पर क्या होगा? 4। यहां 6 लिखा है तो यहां पर क्या होगा? 1। यहां पर 5 लिखा है तो यहां पर क्या होगा? 2 होगा। ये निचली सतह आ गई, इन्हीं का योग पूछा है। चलिए करके बता देते हैं। 6 और 4 10 और 1 11 और 2 13, यानी कि निचली सतहों का योग कितना होगा? 13 होगा, यानी कि आंसर 13, यानी कि आंसर सी चेन्नई बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करके बता दीजिए क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट से समझाया। अब बात करते हैं ट्रिक की। आंसर तो आपका 13 आ ही चुका है। आपको ये समझना होगा कि 4 मानक पासों की ऊपरी सतहों का योग कितना आया था? 15 आया था। आपको पता है एक मानक पासे की 2 विपरीत सतह, यदि मैं देखूं एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 2 विपरीत सतहों का योग मानक पासे की कितना होता है? 7। अब एक बात बताइए, एक मानक पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो मैंने तो 4 मानक पासे उछाले हैं, तो 4 मानक पासों की विपरीत सतहों का योग 7 चौक 28 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि बिल्कुल होना चाहिए सर। जिसमें से ऊपरी सतहों का योग मुझे 15 दे दिया है, निचली सतहों का पूछा है, मतलब विपरीत वालियों का। तो क्यों ना मैं इस 28 में से ऊपरी सतहों का योग 15 घटा दूं, तो जो बचेगा 13, वो कौन सी सतहों का योग निकलेगा? निचली सतहों का कुल योग निकलेगा। 13 ही आपका पहले भी आंसर था, 13 ही अभी भी आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। कमेंट करके बता देंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में, घड़ी की सुई की चाल होती है कैसी भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कहते हैं घड़ी की सुई की चाल। मतलब घड़ी की सुइयां कुछ इस प्रकार से घूमती हैं, यानी कि उल्टा ऐसे नहीं चलना है, इसमें ऐसे ही चलना है घड़ी की सुइयों की चाल के हिसाब से। कहता है एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ए बी सी डी लिखा गया है एवं ई और एफ को ऊपर एवं नीचे फलकों पर लिखा है। तो वो लिखा ही है, देखो ई ऊपर है और एफ नीचे बता रहा है, तो मैं एफ नीचे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी हो, मतलब ऐसा गिरे कि ऊपर क्या आ जाए, सी आ जाए, तो उसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि सिंपल सी बात वो ये पूछना चाह रहा है कि सी के अपोजिट में क्या होगा। देखो कितना सिंपल है, आपको पता है ऊपर ई है नीचे एफ है, और ए बी सी डी कहां गए, ये रहे। ए बी सी डी को घड़ी की सुइयों की दिशा में लिखा गया है। जैसे ये ए होगा तो ऐसे करके घड़ी की सुई घूमेगी ऐसे, मतलब ऐसे नहीं घूम सकती, विपरीत नहीं घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो जैसे ये ए है तो इसके उधर घड़ी की सुइयों की दिशा में जाएंगे तो इधर क्या आना चाहिए, बी, और घूमकर ए के पीछे यहां क्या आना चाहिए, सी, तभी तो यहां डी आएगा। इधर ए फिर बी फिर पीछे सी फिर इधर लौट के डी, यही तो घड़ी की सुइयों की दिशा होगी। बस क्वेश्चन खत्म। यदि यहां सी है तो सी के अपोजिट में क्या आ रहा है, ए, यानी कि ए हमारा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करते रहिए और बताते रहिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, आई गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ही सिंपल सी चीजें पढ़ा रहा हूं, इसमें अभी कुछ भी कठिन नहीं है। चलो अब यहां से डाइस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। अभी हमने जितने भी प्रश्न देखे वो सिंगल डाइस के थे, बीच में एक 4 मानक पासों वाला प्रश्न जरूर आ गया था, बाकी सब सिंगल डाइस यानी कि एक ही पासे वाले थे। याद रखिएगा जब भी एक पासे वाला प्रश्न आता है तो हम ये देखते हैं कि वह मानक पासा है या सामान्य पासा है, उसके हिसाब से विपरीत बताते हैं। लेकिन एक से अधिक पासे आ जाएं, 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो हम ये नहीं देखेंगे अभी फिलहाल के वो मानक है या सामान्य, बल्कि इनके लिए 4 नियम होते हैं जो काम करते हैं। अब वो नियम मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान ही समझाता हुआ चलूंगा, अलग से लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने, यहां मानक और सामान्य देखने की कोशिश मत करिए, नियम के हिसाब से चलेंगे। अब ये जो पासे हैं ये 2 पासे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो कुछ लोगों को पहली गलतफहमी ये होती है कि ये 2 पासे हैं, नहीं, ये 2 पासे नहीं हैं, ये एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं, 2 अलग अलग पोजीशन आपको दर्शाई गई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक पासा था, मैंने उस पासे को जब जमीन पर फेंका तो वो कुछ ऐसा दिखा जिसमें यहां 1, यहां 5, यहां 3 आया। मैंने इसी पासे को दोबारा से उठाया और दूसरी बार जब फेंका तो यहां पर 2, यहां 5, यहां 4 आया। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि 2 बार पासा फेंकने पर 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई दे? बिल्कुल हो सकता है सर। मैं तो कह रहा हूं तीसरी बार फेंक दोगे ना तो इसी की शक्ल तीसरी अलग दिखाई दे जाएगी। तो याद रखना कि ये 2 अलग अलग पासे नहीं होते, बल्कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो ये एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। कह भी रहा है नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, कह रहा है ना इसी बात को। इस पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या रूल है। हमने देखा कि दोनों पासों में एक अंक समान है, वो भी है 5। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसमें भी सामने वाली लेयर पर 5 है और इसमें भी सामने वाली लेयर पर 5 है। याद रखना जब 2 पार्श्वों में एक अंक समान हो, वो भी समान सतह पर, जैसे कि इसमें भी सामने और इसमें भी सामने, सेम लेयर हो गई, समान सतह हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसे केस में इसकी ऊपर वाली सतह इसकी ऊपर वाली के विपरीत हो जाती है। मींस 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, और 2 के विपरीत 1 होगा। इसके राइट साइड वाली सतह इसकी राइट साइड वाली सतह के विपरीत हो जाती है। मींस 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 4 के विपरीत 3 होगा। और जो बच गए 5 और 5, ये आपस में विपरीत तो नहीं हो सकते ना। तो फिर 5 के विपरीत क्या होगा, जो नंबर अभी तक नहीं आया है वो है 6, वो 5 के विपरीत माना जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि जब 2 पासों में एक अंक समान हो, जैसे कि 5 और 5, और वो भी समान सतह पर हो, जैसे यहां भी सामने यहां भी सामने,
मान लो यहाँ ऊपर होता तो यहाँ भी ऊपर ही चाहिए था, समान होनी चाहिए सतह। ऐसे केस में कुछ नहीं करना, जो सतह बची है रिस्पेक्टिव, ऊपर की ऊपर के अपोजिट, राइट की राइट के अपोजिट हो जाती है, दैट्स इट। आपसे पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आपने 3 निकाला है, 3 आपको बी बॉम्बे में दे रखा है, तो ये आपका सही जवाब बनता है। और ये है आपका 2 डाइस का रूल नंबर 1। क्या है ये? रूल नंबर 1। याद रखिएगा, जब 2 पासों में एक अंक समान हो, वो भी समान सतह पर। ठीक है, चलिए याद रखना है इनको, जब भी आगे के क्वेश्चंस के जवाब आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगेन इसमें भी कितनी डाइस दी है आपको? इसमें भी आपको 2 ही डाइस दी है। अभी 2 डाइस में कॉमन क्या है कि सर इस बार ना कॉमन 2 भी है और 4 भी है। ये हमारा रूल नंबर 2 आ रहा है, ध्यान देना। यहां पर रूल नंबर 2 आ रहा है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब 2 पासों में 2 अंक समान हो, जैसे कि 2 और 2, ऐसे ही 4 और 4, और वो किसी भी सतह पर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब 2 पासों में 2 अंक समान हो और किसी भी सतह पर हो, तो आप उन समान अंकों को काट दीजिए और काट कर उठाकर बाहर फेंक दीजिए। तो जो अंदर बच जाते हैं 3 और 1, ये एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं, यानी कि 3 के अपोजिट 1 होगा और 1 के अपोजिट 3 होगा। चलिए देख लेते हैं उसने हमसे पूछा क्या है। उसने पूछा है 1 के सामने वाली फलक पर, यानी कि 1 के अपोजिट पूछा है, तो आंसर क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे, यानी कि आंसर डी लगाएंगे। किसी के मन में यह सवाल आता है कि सर मान लो वो 3 के अपोजिट नहीं पूछता तो, सॉरी 1 के अपोजिट नहीं पूछता तो मैं उससे कहता हूं तो 3 के अपोजिट पूछ लेता। कि सर मान लो 3 के भी अपोजिट नहीं पूछता तो, वो मान लो 2 के अपोजिट पूछे तो ध्यान देना कि जो कंडीशन बनी है वो इसीलिए बनी है कि वो आपसे या तो 3 के अपोजिट जानना चाह रहा है या 1 के अपोजिट। कि नहीं सर मान लो फिर भी 2 के अपोजिट पूछ लेता तो क्या होता, तो भैया क्या करते, 2 के अपोजिट क्या होगा ये जानना है आपको। तो आप सबसे पहले ये देखो कि 4 और 3 7, ये सामान्य पासा है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट किसी भी कीमत पर 4 और 3 नहीं हो सकते, बगल में है। 2 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, बगल में है। 4 3 1 नहीं हो सकता, तो फिर रह क्या गए कि सर 5 रह गया और 6 रह गया। तो इन 2 अंक में से कोई एक अंक 2 के विपरीत होगा। यहां करेक्ट मतलब एग्जैक्ट आंसर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा कि रूल नंबर 2 में जो कंडीशन बनाई जाती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि जो अंक बचे वो आपसे अपोजिट पूछेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं पूछेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा रूल नंबर 3 आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल और है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्यों कह रहा हूं कि पासे के 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी रूल के आधार पर सॉल्व होते हैं। ये रूल नंबर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। इसको कहेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, 2 हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा था? जब एक अंक समान हो वो भी समान सतह पर। दूसरा कौन सा था? जब 2 अंक समान हो और किसी भी सतह पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तीसरा रूल ये कहता है कि जब 2 पासों में एक अंक समान हो, ध्यान से देखिए, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो सर पहला रूल भी तो यही कहता था कि एक अंक समान हो, लेकिन पहले में एक अंक समान सतह पर कॉमन होता था, लेकिन तीसरे रूल में एक अंक तो समान है लेकिन समान सतह पर नहीं है, बल्कि अलग अलग सतह पर है। कहने का तात्पर्य, रूल नंबर 3 कहता है जब दोनों पासों में एक अंक समान हो, वो भी अलग अलग सतह पर, यहां सामने है 2, यहां ऊपर है 2, तो ऐसे केस में जो समान नंबर है, कॉमन नंबर है, उसे सर्कल के अंदर बंद कर लीजिए और उस सर्कल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। जैसे कि 2 है, 2 से आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो आपको क्या मिलेगा? पहले 3 और उसके बाद क्या मिलेगा आपको? 5। ऐसे ही सर्कल से यहां भी क्लॉकवाइज घूम जाइए। जैसे कि 2 है, 2 के नीचे 2 लिखिए। अब 2 के बाद क्या मिला? 6, फिर क्या मिला? 1, तो यहां लिखिए 6 और यहां लिखिए 1। ये हमको बताता है 5 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 2 तो नहीं हो सकता। जो अंक अभी तक नहीं आया है वो 2 के विपरीत होगा, यानी कि 2 के विपरीत कितना होगा? 4 होगा। बट हमसे पूछा तो 1 के अपोजिट है ना, तो 1 के अपोजिट बताना है, तो 1 के अपोजिट 5 होगा और 5 आपको पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट कीजिए और बताते रहिए कि आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इस बार 2 नहीं, कितने पासे आ गए, 3 पासे आ गए। अब 3 पासे आ जाएं या 4 पासे आ जाएं, देखकर डरने की जरूरत नहीं है। 3 पासे में भी वही रूल्स काम करेंगे जो अभी पीछे हमने 2 पासों में पढ़े हैं, वही रूल काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन 3 पासों में से ऐसे 2 पासों को चुनना है जिसमें एक अंक समान हो या एक लेटर समान हो। मैंने कहा कि इन 3 पासों में से हमें ऐसे 2 पासों को चुनना है जिसमें एक अंक या एक लेटर समान हो। जैसे कि आपने देखा कि पहले और दूसरी डाइस में कॉमन क्या नजर आ रहा है कि सर इसमें तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी दूसरी और तीसरी डाइस में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ सर पी भी है और वाई भी है, तो यहां तो 2 अंक समान हो गए। मैं कह रहा हूं एक अंक समान ढूंढिए। चलिए तो इन्हें भी छोड़ दो। अब तीसरी और पहली को देखना जरा, क्या इसमें कुछ नजर आ रहा है कॉमन, हाँ सर इसमें कॉमन नजर आ रहा है ए, और सबसे अच्छी बात ये एक ही अंक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो हम इन दोनों डाइस को ले लेते हैं और क्लॉकवाइज ए से घूम जाते हैं। बोलकर बताइए ए के बाद क्या आया, एक्स आया, एक्स के बाद क्या आया, एम आया। यहां भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो बोलिए ए के बाद क्या आया, वाई आया, और वाई के बाद पी आया। हमसे किसके अपोजिट में पूछा था उसने, एल के अपोजिट में। तो एल के अपोजिट में मेरे हिसाब से क्या होगा कि सही ए के अपोजिट ए तो नहीं हो सकता, क्या होगा जो नहीं आया, क्या नहीं आया, ए नहीं आया, सॉरी एल नहीं आया। इसका मतलब ए के अपोजिट एल है और एल के अपोजिट ए है, तो एल के अपोजिट पूछा था, ए आंसर टिक करिए, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें इस बार आपको 3 नहीं 4 पासे दे दिए। मैंने आपसे कहा ना कि 2 पासों के जो नियम हैं वही 3 में भी लगेंगे, वही 4 में भी लगेंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहां भी हम इन 4 पासों में से, अच्छा पूछा क्या, ये देख लो कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अक्षर डी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, डी के अपोजिट में पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, डी देखना ही नहीं है इसमें, आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि इन 4 पासों में कौन से 2 पासों में एक अंक समान है। जैसे पहले और दूसरे में देखिए एम एम कॉमन, एस एस कॉमन, नहीं लेंगे। अब दूसरे और तीसरे में देखिए, दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, एक्चुअली नहीं लेंगे। अब तीसरे और चौथे को देखिए, दोनों में कॉमन है यू और यू, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ये काम बन गया। अच्छा यू कॉमन है, वो भी सेम लेयर पर कॉमन है, एक अंक समान, वो भी समान सतह पर, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाली ऊपर के अपोजिट, राइट साइड वाली राइट के अपोजिट होगी। हमसे पूछा था डी के अपोजिट, डी के अपोजिट साफ आपको दिखाई दे रहा है, क्या होगा, एम होगा। डी के अपोजिट एम होगा, डी के अपोजिट एम नहीं हो सकता भाई, इसमें गलत बना हुआ है ये, रुकिए। चलिए इसे आप ऐसे कर लो, इसने इसके अगल बगल में लिखा हुआ है ना, ये ऐसे कर लो, डी के अपोजिट एम नहीं निकलेगा इसमें। जैसे कि डी के अपोजिट पूछा है तो आप डी के बगल में जो लिखे हैं एम और एस, वो तो कभी नहीं हो सकते ना इसके अपोजिट, तो एम को और एस को हटा दीजिए कि डी के अपोजिट नहीं हो सकते। अच्छा डी के बगल में और क्या लिखे हैं, यू लिखा है और वाई लिखा है, तो यहां से आप यू को और वाई को भी हटा दीजिए। अब जो बच गया वो डी के अपोजिट हो जाएगा। बताइए डी के अपोजिट के लिए क्या बचा भाई, 4 हट गए, 5वां ये खुद है तो 6वां 1 बचा, और वो मेरे ख्याल से डब्ल्यू बचा, वो आपका आंसर बनेगा। डी के अपोजिट डब्ल्यू होगा, यानी कि बी बॉम्बे इज दी करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए मतलब हम यहाँ क्यों आए, हमने ये देखा कि वो जो अपोजिट निकले वो गलत निकले। कैसे पता चला हमें कि पहली वाली डाइस में डी के बगल में ही लिखा हुआ था एम, ठीक है, तो हमने दूसरे तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। तो ये 4 डाइस भी देख लिया आपने, 3 डाइस भी देख लिया आपने, 2 डाइस भी देख लिया आपने, और सिंगल डाइस भी देख ली, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रश्न आपने अभी तक किए हैं, सिंगल डाइस हो या डबल डाइस हो या ट्रिपल डाइस हो या 4 डाइस हो, एक्चुअली ये आजकल के लेटेस्ट पैटर्न में है ही नहीं। तो फिर क्या है पैटर्न में, पैटर्न में या तो ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है या लैंग्वेज डाइस का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको कराया था, 4 मानक पासे उछाले गए इस तरीके से, ABCD लिखे हैं इस तरीके से। तो या तो ओपन डाइस का प्रश्न आता है या लैंग्वेज डाइस का प्रश्न आता है या प्रश्नवाचक चिन्ह वाली डाइस का क्वेश्चन आता है, जहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो सर जो अब तक पढ़ा उसका क्या, ये बेसिक था, ये आपको नहीं आएगा तो आप अगले प्रश्नों को तो किसी कीमत पर कर ही नहीं सकते हैं।
इसलिए ये आपको पढ़ना जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले प्रश्नों की तरफ। ये अगला प्रश्न जो है आपके सामने, ये ओपन डाइस का ही है। ओपन डाइस को हिंदी में कहते हैं खुला पासा, खुला हुआ पासा। अब एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को कई अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे यहां पर उसने पासे के एक प्रसारित रूप को दे दिया। प्रसारित रूप का मतलब है खुला हुआ पासा। वो आपसे कहेगा कि इसे मोड़िए, फोल्ड करिए और पासे की शक्ल में लेकर आइए और फिर बताइए कि निम्न 4 विकल्प में से कौन सा पासा इसे मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो, आप उसे सही में मोड़ो, पेपर पे बनाओ फिर मोड़ो, एग्जामिनर तो देखने नहीं आ रहा ना। एग्जामिनर को किस बात से मतलब है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। तो एक्चुअली हमें ये मोड़ने की जरूरत नहीं है। डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो किस पर काम करता है? अपोजिट्स पर काम करता है। तो हम अपोजिट निकाल लेते हैं। तो आपको एक बात बताता चलूं कि डाइस में हर ऑल्टरनेटिव लेयर एक सीधी लाइन में एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे कि सी के अपोजिट क्या होगा ये जानना है, तो आप इस लेयर को छोड़ दो बी वाली को, अगली वाली यानी कि ई अपोजिट हो जाएगा किसके? सी के। ऐसे ही बी के अपोजिट क्या होगा कि सर ई वाली लेयर छोड़ दो, अगली वाली लेयर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और जो बच गए ए और डी, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख दूं, बी के अपोजिट में क्या निकाला हमने? एफ। ए के अपोजिट में क्या निकाला हमने? डी। और ऐसे ही सी के अपोजिट में हमने क्या निकाला है? दैट इज ई। तो ये हमने सारे अपोजिट्स निकाल लिए। अब मैं आपको यहां 2 रूल्स बताता हुआ चलता हूं। एक तो शुरुआत से ही बता रहे हैं कि जो 2 अपोजिट हैं वो अगल बगल नहीं आ सकते, या मैं इसे दूसरी भाषा में बोलूं कि जो 2 विपरीत हैं वो कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए। एक साथ नहीं दिख सकते। एक साथ दिखने मतलब अगल बगल में, तो फिर वो अपोजिट रहे कहां? दूसरा रूल है कि 2 अपोजिट कभी एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। यदि वो छिप गए हैं ना, तो इसका मतलब तब भी वो अगल बगल ही माने जाएंगे। तो 2 रूल हैं कि 2 अपोजिट कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और 2 अपोजिट कभी एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि यहां पर B और F अगल बगल वाली लेयर पर लिखा है, जबकि B और F तो अपोजिट था। क्या 2 अपोजिट कभी एक साथ दिखने चाहिए? नहीं। तो ये तो हो गया गलत। हमने देखा कि यहां पर E लिखा है, E का अपोजिट C नहीं दिख रहा, दिखना भी नहीं चाहिए ना, अपोजिट हमेशा पीछे होता है। F लिखा है, F का अपोजिट B नहीं दिख रहा, दिखना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपोजिट कभी दिखता ही नहीं। D लिखा है यहां पर, D का अपोजिट A हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये पासा परफेक्ट है। ऊपर वाले पासे को फोल्ड करके ये बनाया जा सकता है। बट डोंट वरी, मैं आगे भी चेक कराता हूं। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें E और C अगल बगल लिख दिए, जबकि E और C आपस में अपोजिट थे। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां A और D अगल बगल लिख दिए, जबकि A और D तो आपस में अपोजिट थे, इसलिए ये 2 पासे भी नहीं बन सकते। केवल आंसर बनेगा बी, बॉम्बे। तो 2 रूल याद रखने हैं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कि 2 अपोजिट कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और 2 अपोजिट कभी एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न आपके सामने। आप चाहें तो पॉज कर दीजिए वीडियो और इसका आंसर निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा ऐसा। 2 के अपोजिट में क्या निकालेंगे? 4। 6 के अपोजिट में क्या निकालेंगे? 1। और जो बच गया 5 और 3, वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने लिख देता हूं यहां पर 2 के अपोजिट 4 है और 6 के अपोजिट 1 है और 5 के अपोजिट 3 है। चलिए अब आइए विकल्पों पर कि इसे फोल्ड करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है, हमको ये बताना है। तो देखो, हमने देखा कि 1 और 6 तो अपोजिट हैं, क्या वो कभी अगल बगल आ सकते हैं? नहीं। हमने देखा 5 और 3 तो अपोजिट हैं, क्या कभी वो अगल बगल आ सकते हैं? नहीं। हमने देखा 2 और 4 तो अपोजिट हैं, क्या कभी अगल बगल आ सकते हैं? नहीं। तो आंसर बन जाएगा डी, दिल्ली। क्यों? 1 है, 1 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा, 4 है, अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, 3 है, अपोजिट 5 नहीं दिख रहा, और अपोजिट कभी दिखना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं दूसरे क्वेश्चन से आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो तो हो गई, तो अब अगले प्रश्न का जवाब दो। वीडियो को कर लो पॉज, लेकिन अभी नहीं, एक बार और सुनो। इस क्वेश्चन को क्या करना है? फोल्ड करना है पासे को। फोल्ड करने के बाद बताना है कौन सा पासा प्राप्त हो सकता है। पॉज कर लीजिए और मुझे आंसर दे दीजिए। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। सबसे पहले समझिए कि इस काली बिंदी के अपोजिट ये खाली सतह आएगी, आएगी कि नहीं? और
इस खाली सतह के अपोजिट में ये सफेद सर्कल आएगा। अब ये जो रह गए ना ये वाला हिस्सा ये, और इसमें एक ब्लैक रंग का ओवल है लेकिन वो हाफ ब्लैक है इधर से। ऐसे ये रह गया ना ये इधर इधर, ये आधी आधी सतह है। देखो इसकी चौड़ाई देखो, इसकी चौड़ाई देखो, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी नहीं है ना, ये आधी आधी सतह है। अच्छा, इसमें भी एक सर्कल है, उसमें काला रंग किधर है, इधर है ऊपर की साइड, इसमें किधर है, नीचे की साइड। ठीक है, अब ये जब मुड़ेंगे तो जैसे इसके अपोजिट तो ये आ गया सतह, इसके अपोजिट ये आ गई। अब इस इनटू वाली सतह के अपोजिट में क्या होगा पता है आपको? इनटू वाली सतह के अपोजिट में ये जो आधी आधी सतह हैं वो जाकर मिलेंगी, एक दूसरे के सामने आएंगी और वो पूरी हो जाएंगी, यानी कि ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे आधी वहां से आ रही होगी और आधी यहां से आ रही होगी। अब आपको यह समझना है कि ये जो काला रंग है ऊपर की साइड है, ये काला रंग नीचे की साइड है, और जब ये मुड़कर जाएंगे ये काले रंग एक दूसरे के सामने आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जैसे सर्कल जब सामने आएंगे तो ये काले रंग एक दूसरे के सामने मतलब पास में आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। अभी यहां इधर को है, ऊपर को है, जब ये मुड़ के पहुंचेगा तो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। एक दूसरे के पास में इसमें नहीं है, इधर बाहर जा रहा है, इधर बाहर जा रहा है। एक दूसरे के पास में इसमें नहीं है, इसमें अंदर आ रहा है, इसमें बाहर जा रहा है। एक दूसरे के पास में इसमें नहीं है, इसमें बाहर जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है। एक दूसरे के पास में इसमें है, देखो इसमें भी अंदर और इसमें भी अंदर, यानी कि डी दिल्ली बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। यदि हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और उसके बाद जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने पॉज भी कर लिया होगा और जवाब भी आ गया होगा। देखें, आपको समझना है इस खाली सतह के विपरीत खाली सतह, इस खाली सतह के विपरीत ये खाली सतह। अब इस त्रिभुज सॉरी क्या कहते हैं मल्टीप्लाई के अपोजिट में क्या आएगा पता है? ये जो तिकोना 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 है ये पीछे जाएंगे मुड़ने के बाद और ऐसे करके एक लेयर बनाएंगे जिसमें हमें वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, एक तिकोना सामने दूसरा, तीसरा और सामने चौथा, ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन एक बात खास है, एक बात खास ये है कि इनके अंदर जो काला रंग था ना वो आमने सामने आएगा भर के, ऐसे करके। मैंने पीला भर दिया है क्योंकि बोर्ड काला है। जब ये मुड़ेंगे तो ये काला रंग एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आएगा। तो कोई पूछे कि इनटू के अपोजिट में क्या है तो कहना बॉक्स। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ इनटू के बगल में ही है बॉक्स, और वो भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूं, हमें तो आमने सामने चाहिए था ना काला रंग। हटाइए, यहाँ तो इनटू के बगल में है बॉक्स, हाँ वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था, लेकिन इनटू के बगल में कैसे आ सकता है? वो तो अपोजिट था, तो ये भी आंसर नहीं है। इनटू के बगल में है और वो भी जैसा चाहिए वैसा नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ये आंसर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि इनटू है लेकिन इसका अपोजिट बॉक्स दिख नहीं रहा और अपोजिट कभी दिखता भी नहीं है, इसलिए सी चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। होप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आप चाहें वीडियो पॉज कर लें और पॉज करने के बाद मुझे बताएं आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए, उम्मीद करता हूं आंसर आ रहे होंगे आपके। देखिएगा, आप समझ रहे हैं इस खाली सतह के विपरीत में ये खाली सतह आएगी, आएगी कि नहीं? इस काली वाली सतह के विपरीत में ये डॉट वाली सतह आएगी और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, ऐसा ही होगा। अब एक बात बताना कि ये कोना तो इसके साथ जुड़ा है ना, यानी कि दो काले रंग एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा है। अच्छा, इस काले रंग के विपरीत ये काला रंग है तो इसके विपरीत कभी ये दिख सकता है? नहीं दिख सकता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दो काले रंग साथ दिख सकते हैं लेकिन तीन काले रंग नहीं देख सकते। तीन काले रंग देखने का मतलब तो ये हो गया कि इसके अपोजिट वाली लेयर इसके बगल में आ गई। तो देखो इसमें तीन काले रंग दिख रहे हैं, इसे हटा दो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बताओ कि ये जो पासे बच रहे हैं इनमें से कौन सा आपका सही जवाब बनेगा? मैंने कहा ना कि दो काले रंग एक दूसरे से छुले हुए मुड़ने के बाद बगल में ही आएंगे। अच्छा, ये जो डॉट है इसके अपोजिट में है ना। अब ये जो दो काले रंग हैं मुड़ने के बाद आएंगे, वो इसके साथ भी तो आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डॉट इधर आ जाए, अगल बगल में दो काले रंग आ जाए और इस डॉट का जो काला रंग है वो इसके विपरीत होगा, ऐसा मान सकते हैं हम। इसलिए आंसर बी बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। कि सर ये क्यों नहीं बनेगा? ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये दो काले रंग एक दूसरे के विपरीत हैं। दो विपरीत एक साथ दिखने नहीं चाहिए, दिख तो नहीं रहे, और एक साथ छिपने भी तो नहीं चाहिए, छिप गए हैं इसमें, देखिए, इसलिए ये नहीं बनेगा। अब यहां पर देखें,
कि सर यहां पर ये डॉट है, डॉट का अपोजिट ये वाला काला रंग बराबर में लिखा है, तो भी ये गलत है। सर हो सकता है ये वाला काला रंग हो, ये वाला काला रंग होगा तो इसका अपोजिट ये काला होगा, लेकिन इसके बगल में एक काला और भी चाहिए होगा, वो है नहीं यहां पर, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत ही होगा, यानी कि बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने जो आया है, देखिएगा। पासे का एक प्रसारित रूप दिया है, इसमें BAD लिखा है, EC लिखा है, यहां डॉट्स बने 1 2 3 4। तो आप इतना तो समझ गए फोल्ड कैसे होता है ये। आप समझ रहे हैं बी के अपोजिट में क्या आएगा, डी आएगा। आप बताइए ई के अपोजिट में क्या आएगा, सी आएगा। आप बताइए ए के अपोजिट में क्या आएगा कि सर ये जो तिकोने 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 हैं जाकर पीछे मिलेंगे और कुछ इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 तक डॉट्स बने होंगे। ठीक है, आइए अपने ऑप्शंस पे कौन सा बन सकता है इसे फोल्ड करके। यहां पर बी लिखा है और बी का अपोजिट डी दिख नहीं रहा, दिखना भी नहीं चाहिए। यहां सी लिखा है, सी का अपोजिट ई दिख नहीं रहा, दिखना भी नहीं चाहिए। ए लिखा है, ए का अपोजिट बॉक्स, तो बॉक्स है यहां पर, बॉक्स का अपोजिट ए नहीं दिख रहा, चलो ये तो सही हो जाएगा। अच्छा यहां ये नहीं बनेगा क्योंकि ई सी अगल बगल आ गए। अच्छा यहां पर बी और ई लिखे हैं, बी का अपोजिट डी नहीं दिख रहा, ई का अपोजिट सी नहीं दिख रहा, बॉक्स का अपोजिट ए नहीं दिख रहा, ये भी बन सकता है। डी का अपोजिट बी नहीं दिख रहा, सी का अपोजिट ई नहीं दिख रहा, बॉक्स का अपोजिट ए नहीं दिख रहा, ये भी बन सकता है। अब क्या करें, अब आपको ये करना होगा कि ये जो डॉट्स है ना, इन्हें देखना है कि ये 1 2 3 4 जो डॉट हैं इनका क्रम क्या है, कि सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जिस पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देखो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज ही तो है, तो वो आपका आंसर ना 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 गलत कह रहे हैं, नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब ये फोल्ड होकर अपोजिट वाली लेयर पर जाएंगे किसके, ए के, तो इनका क्रम भी विपरीत हो जाता है। इसलिए यहां क्लॉक है तो यहां क्लॉक नहीं चलेगा। यहां पर 1 2 3 4 क्लॉक है, यहां पर 1 2 3 4 क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा इसमें देखें तो इसमें तो सब गड़बड़ है, 1 के बाद 2 के बाद 3 है ही नहीं, 4 दे दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब डी तो बनेगा ही नहीं। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप क्लियर होगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इसमें भी आपको इस खुले पासे को बंद करना है, लेकिन आपको इस बार एक बात को समझना होगा, वो ये कि इस बार यहां पर त्रिकोणीय आकृति नहीं है ऐसी। इस बार जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से चौकोर है, यानी कि वर्गाकार है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे, तो ए के अपोजिट में क्या आएगा, सी आएगा। अच्छा डी के अपोजिट में क्या आएगा, ई आएगा। अच्छा बी के अपोजिट में क्या आएगा, कि सर बॉक्स आएगा, लेकिन बॉक्स ऐसा ऐसा नहीं बनेगा, वो त्रिभुज से बनता था, इस बार बॉक्स ऐसा और ऐसा बनेगा, क्योंकि छोटे छोटे 4 चौकोर बॉक्स दिखाई देंगे और उसमें 1 2 3 4 तक डॉट्स बने होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए बढ़ते हैं आगे। आपको पता है ए के अपोजिट में सी है, डी के अपोजिट में ई है और बॉक्स के अपोजिट में बी है, तो ऐसा कहीं अगल बगल ना मिल जाए। ए सी नहीं दिख रहा अपोजिट, ई डी नहीं दिख रहा, बॉक्स बी नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये बन सकता है। अच्छा इसमें एक चीज और देख ले साथ ही साथ कि ये 1 2 3 4 का क्रम कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज ही है, इसलिए ये नहीं बनेगा। यहां ई लिखा है, अपोजिट डी नहीं दिख रहा, सी लिखा है, अपोजिट ए नहीं दिख रहा, बॉक्स बना है, अपोजिट बी नहीं दिख रहा। अब देखें 1 2 3 4 का क्रम क्लॉक है, 1 2 3 4 का क्रम क्लॉक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब 1 2 3 4 का क्रम यहां भी क्लॉक है, ये भी नहीं बनेगा। 1 2 3 4 का क्रम यहां एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है भाई, कमेंट करते रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए, जोड़ लीजिए अपने सभी साथियों को, जितने अधिक से अधिक साथियों को जोड़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा।
देखिएगा, मैंने आपको अभी शुरुआत में इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी डेली 4 लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें 5 से 6 दिग्विजय सर, 6 से 7 आलोक सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, 7 से 8 मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और 8 से 9 आपको रवि पचौरी सर मैथ्स पढ़ाते हैं। तो इन क्लासेस का फ़ायदा लीजिए, डेली जुड़ा करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मंजिल बैच एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी करने वालों के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन पर। अभी डाउनलोड करने के लिए अभी कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, आपको पिन मिलेगा हमारा लिंक जो होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख लीजिए। एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लें जिससे कि आप उस बैच को देख पाएंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, ओपन डाइस पढ़ ली हमने, अब बात करेंगे क्वेश्चन मार्क वाली डाइस की, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगकर आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला पासा। अब इसमें क्या है कि यहां पर भी एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 3 अलग अलग पासे नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। मेरे हाथ में एक पासा था, मैंने जमीन पे फेंका, ऐसा दिखाई दिया। मैंने दोबारा उठाकर फेंका, ऐसा दिखाई दिया। मैंने तीसरी बार उठाकर फेंका तो वो ऐसा थोड़ी दिखाई दिया होगा। पासे में थोड़ी ना क्वेश्चन मार्क होता है, मीन्स यहां भी कुछ लिखकर आया होगा, एग्जामिनर ने इसको मिटा दिया और उसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आपसे पूछ लिया, बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमें क्या करना है कि ये अधूरा पासा है से भूल जाइए, जो पूरे पासे हैं ना, 2 पीछे दिख रहे हैं, इनकी मदद लेनी होगी तीसरे पासे का जवाब देने के लिए। हमने देखा इन 2 पासों में कॉमन नंबर 4 है और अलग अलग सतह पर है, तो हम यहां से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जब 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के बाद 6 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, ठीक है। तो 1 के 2, 6 के 3, 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या 3 के बगल वाली सतह पर 3 का अपोजिट 6 कभी लिखा जा सकता है? ये सर कैसे लिख दोगे, अपोजिट कभी बगल आता है क्या? तो 6 यदि विकल्प में है तो काट दो। मैंने कहा 4 के बगल में क्या 4 का अपोजिट 5 कभी लिखा जा सकता है? ये सर कैसी बात करते हो, अपोजिट कभी बगल में लिखे जाते हैं क्या? तो इसको हटा दो। अब रह गए आपके पास 2 नंबर, एक रह गया 1 और एक रह गया 2। अब यहां पर या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। कैसे निर्धारित हो कि यहां पर 1 आएगा या 2 आएगा, यह जानने के लिए मैं इसको साफ करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि आपके इस पासे में 3 और 4 है और पिछले पासे में भी 3 और 4 है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर 3 से 4 यदि हम जाते हैं तो वो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, और यहां पर 3 से 4 यदि हम जाते हैं तो वो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये पासा इस पासे का जस्ट विपरीत बता रहा है। इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड वाली सतह पर 2 लिखा है, तो इसके राइट हैंड वाली सतह पर 2 नहीं आ सकता, क्योंकि ये पासा इसका विपरीत है। यदि यहां 2 आया है तो यहां 2 कैसे आ जाएगा, बल्कि 2 का अपोजिट आएगा, और 2 का अपोजिट कितना है, 1 है। यानी कि तीसरे पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा 1, और 1 आपको दे रखा है सी विकल्प में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न। फिर से मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद सॉल्व करें, स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं देख लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इससे पिछले 2 पासे हमारी मदद करेंगे तीसरे पासे का जवाब देने के लिए। पिछले 2 पासों में कौन सा अंक समान दिखाई दे रहा है इस बार हमको? सर इस बार 1 समान दिखाई दे रहा है, 1। अच्छा, अलग अलग सतह पर है तो क्लॉकवाइज तो घुमाना ही पड़ेगा, यानी कि 1 के बाद 6 के बाद 4, यहां पर 1 के बाद 2 के बाद 3 आएगा। तो 4 के 3, 6 के 2, तो 1 के कितना अपोजिट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसे साफ कर देता हूं। मैं कहता हूं क्या 1 के बगल में 1 का अपोजिट 5 कभी लिख सकते हैं? नहीं, हटा दीजिए। क्या 4 के बगल में 4 का अपोजिट 3 का भी लिख सकते हैं? नहीं, हटा दीजिए। अब रह गए 2 और 6। क्या कह रहे हैं, 2 आएगा या 6 आएगा? बताइए भाई, क्या आएगा यहां पर, 2 आएगा कि 6 आएगा? चलो देखो, मैंने आपको बताया यहां 1 4 है, यहां भी 1 4 है। यहां पर 4 से 1 की स्थिति है क्लॉकवाइज, और यहां पर 4 से 1 की स्थिति कैसी है कि सर ये भी क्लॉकवाइज है। क्या ये 2 पास से विपरीत माने जाएंगे या समान माने जाएंगे? कि सर समान। इसका मतलब ऊपर यहां 6 है तो यहां पर 6 ही होगा, 2 नहीं होगा।
समझ में आ गई बात, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी जो आज के सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके पेपर में बहुत बढ़िया आप अच्छी तरीके से करके आए इस चैप्टर को। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। आप चाहें तो आपको एक होमवर्क देकर जाता हूं जो मेरी पीठ के पीछे लगा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 20 है और वैसे भी हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं, 20 से 22 के निर्देश लिख दिए वो, सॉरी। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को घर से करके लाइए और अगली क्लास में आकर मुझे कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइए। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद क्लास।